हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखने वाले हैं, और लास्ट क्लास में भी थोड़ा मोड़ा ये फॉर्मेट आपको दिखाए थे। ठीक है, तो आज इसमें देखते हैं एक एक आइटम इसमें जो लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है, और रिसीप्ट साइड में क्यों लिखा हुआ है, और जो पेमेंट का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो पेमेंट साइड में क्यों लिखा हुआ है, ये सारा चीज़ अभी समझते हैं हम लोग। तो देखिए, टू बैलेंस बीडी आपको इसमें बताया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग स्टार्ट ही करते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद ही कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। यानी पहला एंट्री क्या चीज़ का होगा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। उसके बाद देखिए, ये रेवेन्यू रिसीप्ट है, मतलब कोई भी रिसीप्ट हो आपको उससे मतलब नहीं है। यहाँ कोई भी रिसीप्ट हो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश आपके पास आया है, तो फिर आप रिसीप्ट साइड में लिखिए, ये कंपलसरी आपको लिखना है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या क्या होता है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन होता है, जनरल डोनेशन होता है, एंट्रेंस फीस होता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पीरियडिकल्स, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी। अब बताइए, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये क्या है? सब्सक्रिप्शन तो जैसे कोई क्लब है, कोई जिम है, तो उसमें हम लोग अगर ज्वाइन करते हैं ना, नया मेंबर जब भी ज्वाइन करता है तो उसको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है। तो वो सब्सक्रिप्शन एक तरह से रेवेन्यू रिसीप्ट होता है एनपीओ के लिए, इसीलिए इसको यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट में डाला गया है। दूसरा, जनरल डोनेशन, कोई भी आकर के डोनेशन दिया है और बोला है कि, मतलब वो कुछ बोला ही नहीं कि किस चीज़ का डोनेशन वो दे रहा है, स्पेसिफिक फंड नहीं है वो। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि आप बिल्डिंग बनाने में ही इस पैसा को लगाइएगा या फिर लाइब्रेरी बनाने में ही पैसा लगाइए, बस वो आया डोनेशन दे दिया। ठीक है, आपको चेक दे दिया, तो वो आपके लिए जनरल डोनेशन कहलाएगा। ठीक है, वो जनरल डोनेशन है और कहीं पर भी आप वो फंड को लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप वृद्धाश्रम चलाते हैं तो वृद्धाश्रम को डेली टू डेली एक्टिविटी में आप खर्च कर सकते हैं, जैसे राशन, दाल, चावल, कुछ भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं। बिल्डिंग में भी पैसा लगा सकते हैं, लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। ठीक है, कहीं ज़मीन खरीदना चाहते हैं अपने एनपीओ के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जनरल डोनेशन जो होता है वो जनरल एक्टिविटीज़ के लिए होता है, कोई स्पेशल काम नहीं है उसके लिए। आगे होता है एंट्रेंस फीस। ठीक है, तो जैसे जिम ये सब में एंट्रेंस फी लिया जाता है, या फिर कोई और क्लब में एंट्रेंस फी लिया जाता है, या फिर आप लोग कोई एग्ज़ाम भी देते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, उसी तरह ये क्या है, एंट्रेंस फीस है। तो ये भी एक तरह से आपको कैश रिसीव हो रहा है ना, सब्सक्रिप्शन में कैश रिसीव हुआ, जनरल डोनेशन में कैश रिसीव हुआ, और एंट्रेंस फीस में कैश रिसीव हुआ है। अब देखिए, अब आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं तो सब लोग बोर ना हो उसके लिए आप क्या किए, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन भी लिए हैं ताकि वो लोग बैठ करके उसको पढ़े। ठीक है, तो बहुत समय हो जाने के बाद न्यूज़पेपर जमा हो जाता है, तो जब ये जमा हो जाता है तो हम लोग उसको सेल करते हैं, तो सेल करते हैं तो कैश आता है। तो ये भी कैश कहाँ पर हम लोग लिखेंगे, रिसीप्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग रिसीप्ट साइड में इसको नोट कर देंगे। आगे पीरियडिकल्स। ठीक है, पीरियडिकल्स क्या होता है ना कि एक सप्ताह में चाहे एक महीना में एक पीरियडिकल आता है। जैसे करेंट अफेयर्स आप लोगों ने सुना होगा कि मंथली करेंट अफेयर्स आता है, चाहे वीकली करेंट अफेयर्स आता है, उसी तरह पीरियडिकल्स आता है, वो एक निर्धारित समय के बाद ही आता है। तो उसको आप बेचेंगे तब भी आपको कैश रिसीव होगा। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी। ठीक है, चैरिटी में आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसके कारण आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो फिर उसको आप यहीं पर लिखिएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम यूज़ ऑफ हॉल, इसका मतलब क्या है कि आपका जो चैरिटी है, चाहे जो एनपीओ है, उसमें आप एक बड़ा सा हॉल भी बना करके रखे हैं। ठीक है, तो उसको सिर्फ अपने लिए यूज़ करने के लिए रखेंगे क्या? नहीं, अगर कोई वो हॉल लेना चाहेगा और उसके बदले आपको रेंट देना चाहेगा तो आप ज़रूर से दीजिए। जैसे कोई शादी में ही बोला कि हमको शादी के लिए ये हॉल चाहिए, यहाँ पर हम रिसेप्शन करेंगे, तो फिर आपको उसके बदले रेंट भी देगा, तो अच्छा है ना, आपके लिए फ़ायदा भी हो जाएगा, आपका चैरिटी में वो काम आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको पैसा का तो ज़रूरत पड़ेगा ही। ठीक है, तो आप इसको
रेंट में लगा सकते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर और एंटरटेनमेंट। अब आपके जो वृद्धाश्रम में कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग हैं जो अच्छा खासा लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं किसी का, ठीक है, तो वो अगर कहीं जा कर के कोई कंसर्ट में, चाहे कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है वहाँ पर जा कर के लेक्चर देते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट अगर करते हैं, तो उनको कैश मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उनको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। तो उस रिवॉर्ड को आप कहाँ पर नोट करेंगे? ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीप्ट साइड में आप नोट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह सारा ट्रांजैक्शन है जो कैश से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको कैश रिसीव हो रहा है। जैसे कि और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम शो और कंसर्ट। आप कंसर्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ठीक है, तो उससे अगर आपको पैसा मिलता है। चाहे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब कहीं पर फिक्स डिपॉजिट पैसा किए हुए हैं वहाँ से ब्याज मिल रहा है, तो वो कैश तो आ रहा है आपके पास, इसलिए आप इसको भी रिसीप्ट साइड में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका एनपीओ बहुत बड़ा है, इसमें बहुत बड़ा डोनेशन आया है, ठीक है, मान लीजिए 10 लाख का डोनेशन आपके एनपीओ में आ गया है, तो आप वो पैसा को क्या कीजिएगा, रखे तो रहना नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि कहीं पर इसको आप निवेश कर देंगे, ठीक है, और निवेश कर देंगे तो फिर उस पर आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। जब आपको ज़रूरत होगा तो बाद में आप इन्वेस्टमेंट तोड़वा सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी तोड़वा सकते हैं, आपका मन। तो उस पर ब्याज जो मिलेगा वो भी कहाँ पर लिखाएगा? रिसीप्ट साइड में, क्योंकि रिसीव तो हुआ है ना पैसा। लॉकर्स रेंट, ठीक है, आप किसी को लॉकर प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके पास एक लॉकर है, ठीक है, तो उसके बदले आप रेंट चार्ज करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी कैश रिसीव हो रहा है। सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, कूड़ा कचरा, वैसा लोहा टीना प्लास्टिक ये सब चीज़ अगर आप बेचते हैं तो फिर कैश रिसीव होता है, तो इसको भी रिसीप्ट साइड में। सेल ऑफ ग्रास, ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो वृद्धाश्रम है उसमें बड़ा सा फील्ड है और बड़ा सा फील्ड में बड़ा बड़ा घास भी उग रहा है, ठीक है, तो ये घास को भी आप सेल कर सकते हैं। जो लोग मवेशी पालते हैं, चाहे गाय भैंस ये सब पालते हैं, तो वो लोग को घास का ज़रूरत होता है, ठीक है, तो वो आपसे घास खरीदेंगे और आपको पैसा देंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो फिर आपका वृद्धाश्रम चलाने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा उस पैसा से, ठीक है। ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब आप एनपीओ जो चला रहे हैं उसमें कुछ ऐसा काम करते हैं जो सरकार को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो सरकार आपको उसमें और ज़्यादा फंड देता है, ठीक है, मतलब पहले से आपके पास 10 लाख फंड है तो सरकार और एडिशनल फंड दे देता है 20 लाख की, आप इसको और अच्छे से काम कीजिए, ठीक है, और बड़ा इसको ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है। कोई चैरिटी ही आप करना चाहते हैं, चाहे तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना चाहते हैं, तो सरकार आपको और भी ज़्यादा उसमें पैसा दे देता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। मिसलेनियस रिसिप्ट, और भी मान लीजिए कहीं और से रिसिप्ट होता है, न्यूज़पेपर जैसे सेल किए थे उसी तरह और भी कुछ वैसा सेल करते हैं, तो कैश रिसीव होता है, तो आपको रिसिप्ट साइड में लिख देना है। और देखिए और यहाँ पर फॉर्मेट में क्या क्या है, इसी तरह और भी बहुत सारा चीज़ है। अब कैपिटल रिसिप्ट में आप देख लीजिए कि स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, ठीक है, अब कोई डोनेशन आया है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो उसको भी आप यहीं पर रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, क्योंकि कैश तो रिसीव हुआ है ना। लेगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस, अब ये सब क्या होता है, ये सब आपको हम अलग से नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि लेगेसी क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है। अब देखिए सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप जानते होंगे कि फिक्स्ड एसेट को बेचे तो कैश रिसीव हुआ, उसको आप रिसीप्ट साइड में लिख देंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं और कैश रिसीव होता है, तो यहाँ पर आप लिखते हैं। इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड आपको कहीं से मिलता है, एक तरह से फंड ही है, ये आपको कहीं से मिलता है, तो आप कहाँ पर लिखेंगे? रिसिप्ट साइड में, क्योंकि रिसीव हुआ है आपको। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ठीक है, बैट बॉल विकेट और भी बहुत सारा चीज़, बैडमिंटन, ठीक है, कैरम बोर्ड, अगर बहुत सारा चीज़ है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो अगर आप बेचेंगे तो कैश रिसीव होगा, तो इसको आप रिसीप्ट साइड में लिख देंगे। अब आप बोलेंगे सर ये बेचेंगे क्यों? तो देखिए जब आप बच्चे रहते हैं तब कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है, और बैडमिंटन ये सब खेलते हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो अब वो जो आश्रम है वो क्या करेगा कि उसको बेच देगा, बेचेगा, कैश रिसीव होगा, तो उससे क्या होगा, हेल्प मिल जाएगा वो आश्रम को चलाने में, ठीक है। बच्चों लोग को भी तो आश्रम होता है, ठीक है, जिसमें बच्चा लोग को रखा जाता है। अब देखिए पेमेंट साइड हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या आता है, जैसे कि उसका अपोजिट ही होता है। अब यहाँ पर आपने देखा था
कि जब ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक आप लिख रहे थे, ठीक है, अब मान लीजिए कि ना ही कैश आपका है ओपनिंग बैलेंस, ना ही बैंक है ओपनिंग बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आप शुरू में ही स्टार्ट कर रहे ओवरड्राफ्ट से, तो आप इसका उल्टा साइड में लिखेंगे, मतलब इस साइड में लिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप डेबिट साइड में इसका फेवरेबल बैलेंस से चालू कर रहे हैं तो अनफेवरेबल बैलेंस आप इसका क्रेडिट साइड से चालू करेंगे, ठीक है। मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस होगा बैंक ओवरड्राफ्ट का वो आप कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर आपको शुरुआत करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट से, ठीक है। या फिर अगर कैश से स्टार्ट करना है तो उसको आप डेबिट साइड में तो उधर देख ही लिए, ठीक है, उसका उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। मतलब आपके मन में कन्फ्यूजन आ सकता है ना कि सर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट शुरुआत में ही ओपनिंग बैलेंस दिया है तो उसको आप डेबिट साइड में लिखिएगा या फिर क्रेडिट साइड में। तो आपको ये चीज़ हम क्लियर कर दे रहे हैं कि कैश और बैंक रहा, ठीक है, तो आप इसको डेबिट साइड में लिखिएगा, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट रहा तो उसको आप क्रेडिट साइड से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आप पेमेंट क्या क्या करते हैं, जैसे सैलरी और वेजेस देते हैं, ठीक है, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सब आप पेमेंट कर रहे हैं, जितना भी ये यहाँ लिखा हुआ है ये सब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सारा पेमेंट आपका किधर लिखाएगा, पेमेंट साइड में लिखाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस पेमेंट की, ऑडिट फीस, ठीक है, ये फीस आप दे रहे हैं, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब आप पेमेंट कर रहे हैं, कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदे हैं। ऑनरेरियम, आपको ये पॉइंट भी हम क्लियर करेंगे कि ऑनरेरियम क्या होता है, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे जो आपके लिए नया है, वो आगे का क्लास में आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब देखिए अनकीप ग्राउंड और इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, गार्डनिंग, कन्वेंस, बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन जो जो वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा वो आप आगे का क्लास में समझ जाएंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ एक तरह से पेमेंट है, मतलब जैसे ही आप देखें कि पेमेंट है आप उसको पेमेंट साइड में लिख दीजिए, जैसे ही देखें कि वो रिसीप्ट है मतलब पैसा रिसीव कर रहा है तो रिसीप्ट साइड में लिख देना है, ठीक है। ये सब देखिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब आप खरीद रहे हैं तो पैसा देना पड़ रहा है तो पेमेंट साइड में लिख दीजिए। बार एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारा चीज़ आपको पेमेंट साइड में लिखना है। अब कैपिटल पेमेंट में क्या है, आप फिक्स एसेट खरीदे, जैसे फर्नीचर खरीदे, बिल्डिंग खरीदे तो पेमेंट किए हैं तो पेमेंट साइड में लिख दीजिए। परचेज ऑफ बुक खरीदे, पेमेंट साइड में लिखिए। इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, पेमेंट साइड में लिखिए। यहाँ खरीदे हैं, ध्यान दीजिएगा, बेचते तो आप कहाँ लिखते, रिसिप्ट साइड में। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी आप एक्सपेंस किए, खर्चा हुआ है आपका प्राइस फंड, ठीक है। जैसे आप प्राइस देते हैं तो प्राइस, वो मेडल ये सब खरीदने में आपको पैसा लगता है ना, तो पेमेंट किए हैं इसीलिए इसको आप पेमेंट साइड में लिखिएगा। अब लास्ट हम लोग एंड करते हैं इसको, जब एंड करेंगे तो फिर जैसा कि आप लोग पीएल बनाते होंगे तो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल देते हैं, उसी तरह यहाँ पर आपको अब बैलेंस करना पड़ेगा। इधर देखिएगा कि टोटल कितना हुआ, फिर देखिएगा कि इधर कितना आपका टोटल आ रहा है, ठीक है। उसको फिर बैलेंस करने के लिए अब जैसे कि देखिए यहाँ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि आपका टोटल इधर 10,000 आया है और इधर मान लीजिए कि 8,000 आया है, तो जब आप इधर टोटल करेंगे तो यहाँ तक ये सीडी से पहले आपको टोटल करना है तो 8,000 आया, ठीक है। तो देख रहे हैं बैलेंसिंग फिगर 2,000 है, वो कम हो रहा है 2,000 से, तो आप 2,000 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 2,000 लिख देंगे। उसके बाद टोटल यहाँ पर 10,000 इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि 10,000 10,000 टोटल बराबर हो गया। तो अब आप बात करेंगे कि सर यहाँ पर हम कैश इन हैंड में 2,000 लिखें या फिर कैश एट बैंक में 2,000 लिखें। तो देखिए यहाँ पर हमेशा मिसिंग जो रहेगा ना, या तो कैश इन हैंड मिसिंग रहेगा या तो कैश एट बैंक मिसिंग रहेगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस में दोनों में से किसी एक का जरूर दिया हुआ रहेगा। जैसे ओपनिंग बैलेंस में कैश इन हैंड दे दिया मान लीजिए, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड नहीं दिया है तो फिर क्लोजिंग बैलेंस का कैश इन हैंड आप यहाँ 2,000 लिख दीजिएगा। या फिर मान लीजिए कि ओपनिंग बैलेंस बैंक का दिया है लेकिन क्लोजिंग बैलेंस बैंक का नहीं दिया है तो आप यहाँ पर बैंक वाले में 2,000 लिख देंगे, ठीक है। और आप अगर स्टार्ट किए हैं ओवरड्राफ्ट से तो ओवरड्राफ्ट को अगर आप क्लोज करते हैं तो वो आपका इस साइड में क्लोज होगा, ठीक है, इधर क्लोज होगा, इधर बैंक ओवरड्राफ्ट, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आप यहाँ पर लिखिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट का। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ से फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आपको प्रोसेस समझाएंगे, ठीक है। फॉर्मेट तो आप समझ गए लेकिन प्रोसेस कैसे कैसे आप इसको बनाएंगे, ठीक है, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना कैसे है। और अगर कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया है वीडियो तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं अपने हिसाब से, और चाहे तो फॉर्मेट एक बार ज़रूर से आप देख ले, याद करने की कोशिश करें, क्योंकि फॉर्मेट बेस्ड यहाँ पर ये क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आएगा वो बनने वाला है।
खैर, अब हम एक स्टूडेंट से पूछें कि अच्छा तुम बताओ कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो पता है वो स्टूडेंट हमको क्या बोला? वो बोला कि सर ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, बस हम इसको इतना ही समझे कि ये कैश अकाउंट है। जो पैसा मेरे पास आ रहा है उसको हम रिसीप्ट साइड में लिखते जा रहे हैं, और जो पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं उसको पेमेंट साइड में लिखते जा रहे हैं, बस। और ये ख़त्म हो गया। मतलब हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको समझना ही नहीं था, हम तो कैश अकाउंट पहले से समझे हुए थे, वही तो यहाँ पर करना है। जितना पैसा मेरे पास आ रहा है, जितना भी तरह का पैसा है, ठीक है, कैसे भी आए, जिस नाम से पैसा आए, यहाँ पर बहुत सारा नाम अब पढ़े, जिस भी नाम से पैसा आया उसको रिसिप्ट साइड में लिख दिए, और पेमेंट साइड में जिस भी नाम से हम पेमेंट किए, मतलब पैसा मेरे पास से गया, हम पेमेंट साइड में लिख दिए, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस आया वो देख लिए बैलेंसिंग फिगर करके। अगर मेरा कैश से शुरुआत था तो एंड भी करेंगे कैश से, और बैंक से शुरुआत किया था तो एंड भी करेंगे बैंक से। अब मान लीजिए कि दोनों दिया है कि सर जब हम शुरू किए थे ना, तो फिर मेरा ओपनिंग बैलेंस में दोनों था, ये कैश 5000 था और बैंक भी 2000 था, मान लीजिए, ठीक है। कैश 5000 से चालू किया, बैंक किया है 2000 से। तो फिर जब आप क्लोजिंग बैलेंस में पहुंचे ना, तो क्लोजिंग बैलेंस में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कैश 2000 है, ठीक है, और बैंक नहीं दिया हुआ था। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना, वह बैंक का यहाँ पर लिख दीजिएगा इनर कॉलम में, ठीक है, वो बैंक का अमाउंट हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली आपका ओपनिंग बैलेंस में मान लीजिए कैश दिया हुआ था, बैंक भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में बैंक दिया हुआ था लेकिन कैश नहीं दिया हुआ था, तो कैश में आप लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मेट अच्छा से समझ में आ गया होगा। इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपको ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो हम ये समझते हैं आप लोगों का फीलिंग। आगे देखते हैं प्रोसेस और स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम लोग फॉर्मेट पहले ही देख लिए, अब हम लोग प्रोसेस देखते हैं, जो हम लोग को और उससे भी पहले देखना चाहिए था, लेकिन खैर अब और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। स्टेप 1 कि इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, चाहे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक, या फिर दोनों से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। इसको हम लोग लिखते किधर है? डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। और ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में लिखाता है। अब मान लीजिए जैसा कि आपको हम बोले थे, हमसे एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर ना ही ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है, ना ही ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक दिया हुआ है, वहाँ पर हमको ओवरड्राफ्ट दे दिया है कि बैंक से जो ओवरड्राफ्ट है उसका ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो अभी आप लोग फॉर्मेट में देखे थे कि क्रेडिट साइड से जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से करना है। अब हम लोग स्टेप 2 देखते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, देखिए स्टेप 2 शो ऑल द अमाउंट ऑफ रिसीप्ट आइटम, मतलब जितना भी पैसा रिसीव हो रहा है वो आपको डेबिट साइड में लिखना है, और जितना भी पैसा पेमेंट हो रहा है वो आपको कहाँ पर लिखना है? इसका जस्ट अपोजिट। तो पहले इसका हम लोग रिसीप्ट साइड का देख लेते हैं कि पूरा बात क्या बोल रहा है। कि रिसीप्ट जो भी पैसा रिसीव हो रहा है उसको डेबिट साइड में लिखना है, वेदर वो पास्ट का हो, करेंट का हो, या फिर फ्यूचर का हो। यहाँ आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो वो हो सकता है कि पिछले साल का पैसा आज आपको मिल रहा है, चाहे इसी साल का पैसा है वो आज मिल रहा है, चाहे तो अगले साल का पैसा आज मिल रहा है, मतलब मैटर करता है कि आज मिल रहा है वो पैसा, ठीक है। जहाँ आज मिला पैसा तो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे, कहाँ? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में, रिसीप्ट में आप लोग एंटर कर देंगे, ठीक है। तो एक पेमेंट साइड होता है और एक रिसीप्ट साइड होता है, आपको रिसीप्ट साइड में एंट्री मार देना है। आपको बार बार हम ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो पेमेंट होता है, जितना भी तरह का पेमेंट है, उसको आप लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, वेदर वो पास्ट का हो, करेंट का हो, या फिर फ्यूचर का हो,
ठीक है। अब वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। कैपिटल नेचर का पेमेंट हो चाहे रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हो, पेमेंट तो हुआ है ना, कैश तो आपके पास से गया है, तो आपको रिकॉर्ड कर देना है उसको। कहाँ पर? क्रेडिट साइड में, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में। और ऊपर भी वही चीज़ था कि कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर हो, मैटर नहीं करता है। पैसा आया है तो आपको रिकॉर्ड करना है, पैसा गया है तो आपको रिकॉर्ड कर देना है। अब फोर्थ स्टेप हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग, चाहे जितना भी पेबल एक्सपेंस है, मतलब आप देने वाले हैं लेकिन अभी तक दिए नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। डेप्रिसिएशन है जो नॉन कैश आइटम है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्चुअली में कैश ना ही आता है ना ही जाता है, हम लोग क्या करते हैं बस रिकॉर्ड कर देते हैं कि लॉस हुआ है, ठीक है, वैल्यू कम कर देते हैं। तो वहाँ पर एक्चुअली में कैश का ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है, तो उसको आपको रिकॉर्ड भी नहीं करना है। एक्रूड और रिसीवेबल, एक्रूड हुआ है चाहे रिसीव होने वाला है, मतलब एक्चुअली में कैश का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, कैश ना ही आया ना ही कैश गया, तो फिर आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ना ही इनफ्लो हुआ है कैश का ना ही आउटफ्लो हुआ है कैश का, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग जब क्लोज करेंगे इसको तो कैसे करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश चाहे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक, दोनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा तो वहाँ पर उसका अमाउंट एंट्री कर देंगे। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किए हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट से एंड भी करेंगे, ठीक है। मतलब क्लोजिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट का करेंगे और इसको कहाँ पर लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि स्टार्ट किए थे इसका क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो क्लोज करेंगे डेबिट साइड में। इतना तो आपको पता होगा अगर 11th पढ़े होंगे तो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये बोल रहा है कि प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोला है बनाने के लिए, बहुत अच्छा बात है। अभी फॉर्मेट देखे हमको पूरा याद है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश अकाउंट होता है। जितना भी रिसीव होगा पैसा वो एक तरफ डेबिट साइड में और जितना भी पेमेंट होगा उसको एक तरफ क्रेडिट साइड में लिख देना है, ठीक है, और कुछ काम करना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि अ रोटरी क्लब हैज़ केप्ट इट्स अकाउंट ऑन कैश बेसिस, कैश बेसिस पर चल रहा है, बहुत अच्छा बात है। फॉर द लास्ट ईयर आर गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें आपको एंट्रेंस फी रिसीव्ड, कितना अच्छा बात बोला है कि रिसीव हुआ है, एंट्रेंस फी रिसीव हुआ है, ये 5000 आपको रिसीव हुआ है, तो आप कहाँ लिखेंगे? रिसीप्ट साइड में लिख देंगे, ठीक है। रिसीप्ट साइड में आपको लिख देना। रिसीप्ट साइड किधर होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड, ठीक है। अभी आपने फॉर्मेट देखा था। चलिए आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अरे वाह, यहाँ पर भी रिसीव्ड बोल दिया। तो देखिए आपको कहाँ पर लिखना है? रिसीप्ट साइड में लिखना है 39,600 जो आपका डेबिट साइड होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं मिस्टर एक्स फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर, यहाँ पर भी बोल दिया रिसीव्ड। सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिए हैं, सब में रिसीव रिसीव लिख दिया, मतलब रिसिप्ट साइड में लिखना है। इसमें सोचना क्या है, 1200 आपको रिसिप्ट साइड में लिखना है। देखिए अब मेरा स्टूडेंट लोग भी ऐसे बोल रहा है। आगे एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 54,500। एक्सपेंसेस पेड, सर यहाँ पर पेड तो बोल दिया है, इसमें सोचना क्या है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग पेमेंट साइड में लिख देंगे, सिंपल। आगे क्या बोला है कि एक्सपेंसेस अनपेड दिस ईयर, मतलब इस साल में एक्सपेंसेस पे ही नहीं हुआ है, मतलब ना पैसा गया ना पैसा आया। तो सर अभी तो आपने बताया था कि अनपेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना है क्योंकि ये कैश बेसिस चल रहा है। तो मेरा एक स्टूडेंट बोलता है कि सर अभी अभी आपने तो बताया कि अनपेड एक्सपेंस चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चाहे जो पैसा आने वाला होता है जो आया नहीं होता, चाहे जो पैसा हम देने वाले होते हैं और नहीं दिए हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन तो हमको एंट्री ही नहीं करना होता है क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, है ना। तो 2940 को आपको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, वेरी वेरी सिंपल। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बना के खुद से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम आपको सॉल्यूशन दे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना दे खुद से, उससे पहले इसमें और भी पॉइंट्स है, 3-4
ट्रांजेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए सरप्लस ऑन बार अकाउंट 15,000, मतलब सरप्लस हुआ है, फ़ायदा हुआ है, तो कैश आपको रिसीव हुआ है तो रिसीप्ट साइड में इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद सेक्रेटरीज ऑनरेरियम है, मतलब ये 3,000 जो है वो सेक्रेटरी ऑनरेरियम है, मतलब हम उनके काम से खुश हो करके उनको पेमेंट कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। ये जनरली जैसे कोई आता है स्पीच देता है तो उससे आप खुश हो करके उसको पेमेंट करते हैं, तो वो एक तरह से रिवॉर्ड होता है, ठीक है। जनरली पेमेंट बनता नहीं है लेकिन हम लोग खुद से देते हैं, इसीलिए ये ऑनरेरियम क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट बनता नहीं फिर भी आप खुश होकर के उनके काम से खुश होकर के आप पैसा दे रहे हैं, तो ये पेमेंट है, पेमेंट साइड में जाएगा। आगे है कैश इन हैंड द बिगनिंग ऑफ द ईयर 4700, मतलब ओपनिंग फिगर है कैश इन हैंड का, तो कहाँ पे डालेंगे, रिसीप्ट साइड में क्या लिख करके टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड 4700। तो इसके बाद क्या है लॉकस रेंट रिसीव, मतलब रेंट रिसीव हुआ है, आपको पूरा यहाँ से पता चल रहा है कि रेंट रिसीव हुआ है कितना, 1000 रेंट रिसीव हुआ है, तो रिसीप्ट साइड में आप ये 1000 को डाल देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट, मतलब 2200 इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं तो पेमेंट किए होंगे, इन्वेस्टमेंट किए मतलब कहीं आप पैसा निवेश किए हैं तो पैसा आप लगाए होंगे, तो ये 2200 कहाँ जाएगा, पेमेंट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, हम आपको दिखा सकते हैं लेकिन हम खुद से इसको बना करके आपको दिखाएंगे। सॉल्यूशन आप एक झलक यहाँ देख सकते हैं, खैर हम इसको खुद से बना कर दिखाने वाले हैं, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।